ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं फिटर सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा फिटर सेकेंड ईयर आईटी हमारी जो थ्योरी की है। ठीक है, आईटी सेकेंड ईयर के लिए क्लास 3 है। इसके पहले की अगर आप क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप लोग सिंपली क्या करेंगे, यूट्यूब में चले जाएंगे और यूट्यूब में प्लेलिस्ट का सेक्शन होता है, होम वीडियोज वगैरह में लाइव वगैरह का होता है, वहाँ पे प्लेलिस्ट का सेक्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे आपको फिटर सेकेंड ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी। उसके अंदर आपको सारी वीडियोज इकट्ठे मिल जाएंगी, इसके पहले के जो पार्ट है प्लस आज वाले। तो वहाँ पर जाकर के आप जरूर चेक कीजिए प्लेलिस्ट को। बाकी जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा उसका पीडीएफ इस वेबसाइट पर मिलेगा। अभी पीडीएफ नहीं मिल पाएगा शायद, लेकिन जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है अपलोड भी हो जाए, मैं कोशिश करूंगा। हम लोग इस बार क्या कर रहे हैं कि पार्ट वाइज पीडीएफ ना दे करके लगभग कोशिश करेंगे 40-50 का पीडीएफ इकट्ठा कर करके बनाए, जिससे कि पीडीएफ की संख्या कम हो और आपको डाउनलोड करने में या उसको प्रिंट आउट कराने में भी आसानी हो। ठीक है, और एक और चीज मैं करने वाला हूं, पहले क्या होता था पीडीएफ के लास्ट में आंसर होता था, इस बार मैं जो है पीडीएफ के साथ आंसर दूंगा। मतलब पीडीएफ के साथ कहने का मतलब कि क्वेश्चन के जस्ट नीचे उसका आंसर, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो फोन में भी देखने में। ठीक है, बाकी इसका अगर आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, जो मैं आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं उसका आप लोग प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको अपने फोन में ये वेबसाइट ओपन करनी होगी। कैसे करनी है मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ज्यादा डिटेल में देखना है तो पहली वाली वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया वो कैसे कैसे देना है। आप अपने फोन में सर्च कीजिए ग्लोबल आईटी ब्राउजर में, पहला वेबसाइट ही आपको मिल जाएगा ग्लोबल आईटी के नाम से। इस पर आपको क्लिक करना है, इस टाइप से वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पर जो है होम हमारे बारे में ऐसे कॉलम दिखाई देगा, अगर लैपटॉप है तो। मोबाइल है तो आपके राइट साइड कॉर्नर में ऐसे 3 लाइनें दिखाई देंगी, इन लाइनों पे आपको क्लिक करना है, तब जाकर के ये सारे ऑप्शन आपके सामने आएंगे। आपको आईटी कोर्स पे क्लिक करना है, इसमें कई सारे ऑप्शन होंगे, आपको इसमें फिटर थ्योरी पे क्लिक कर लेना है। फिटर थ्योरी पे क्लिक करेंगे नया टैब ओपन होगा, आपको नीचे को स्लाइड करना है, नीचे स्लाइड करेंगे फिटर थ्योरी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों आ गया ना, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। आपको सेकंड ईयर पे क्लिक कर लेना है, सेकंड ईयर पे क्लिक करते ही फिर नीचे को स्लाइड कर लेना है और नीचे स्लाइड करेंगे तो हाँ आपको मिल जाएगा बिल्कुल आसानी से फिटर थ्योरी सेकंड ईयर मॉक टेस्ट पार्ट 1 और मॉक टेस्ट पार्ट 2। ठीक है, 2023 भी लिखा हुआ है, तो इस चीज को यहाँ से आप लोग टेस्ट भी दे सकते हैं। चलिए अब हम लोग ज्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है आज का, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कीवे टेपर। इस बार हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में करा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार काफी बच्चे शिकायत कर रहे थे, जो लोग मतलब बंगाल वगैरह के होते हैं, तो लोग कहते हैं कि सर हमारे में वेस्ट बंगाल वाले जो बच्चे हैं कि हमारे में सर इंग्लिश में है तो इसलिए दिक्कत हो रहा है। तो इसलिए हम लोग इस बार क्या कर रहे हैं कि इंग्लिश हिंदी उनको नहीं समझ में आती है, तो इसलिए इस बार हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर के चल रहे हैं, जिससे कि उनको भी आसानी हो। तो चलिए यहाँ पे व्हाट इज द रेशियो ऑफ कीवे टेपर, कह रहा है कि जो कीवे होता है उससे जो टेपर कटा होता है, कीवे क्या होता है, कीवे, ठीक है, उसमें जो टेपर कटा होता है वो कीवे टेपर का अनुपात क्या है। ठीक है, दरअसल जब एक हमारी साफ्ट हो गई, क्या हो गई, साफ्ट हो गई, साफ्ट जानते हैं ना, कुछ साफ्ट हो गया और उसके ऊपर पुली लगा देते हैं, तो साफ्ट को साफ्ट बोलते हैं। और उसके ऊपर जो पुली लगाया जाता है या गियर लगाया जाता है, बियरिंग लगा दीजिए, तो साफ्ट के ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट, जो अवयव जो एलिमेंट या जो अवयव लगाया जाता है जिससे कि पावर का ट्रांसफर हो सके, उसको हब बोलते हैं। जैसे यह साफ्ट हो गया, या क्या हो गया आपका, साफ्ट हो गया, इसको लोग साफ्ट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग साफ्ट बोलेंगे। और इस शाफ्ट के ऊपर जो आप पुली या गियर लगाओगे, क्या लगा सकते हो, उसके ऊपर पुली लगा सकते हो या गियर लगा सकते हो। तो यह जो पुली या गियर लगेगा इसको हब बोलते हैं। शाफ्ट हो गया, शाफ्ट के ऊपर जो हमने पुली या गियर लगाया उसको क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं। अब शाफ्ट और पुली, भाई अगर नॉर्मल शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर आपने पुली चढ़ा दिया तब तो ये पावर ट्रांसफर नहीं करेगी ना, आपने इस पे बेल्ट चढ़ाया और शाफ्ट घूम रही है, पुली वही रुकी हुई होगी। दोनों कब घूमेंगे, जब शाफ्ट पुली के साथ फिक्स हो जाए। फिक्स कैसे होगा, तो यह जो शाफ्ट हो गया, शाफ्ट में एक खांचा काट दिया जाता है, क्या काट दिया जाता है, खांचा, और पुली में भी खांचा काट दिया जाता है। पुली या गियर जो भी इसके साथ आप लगाओगे उसको हब बोला जाएगा। हब में क्या आ जाएगा, आपका पुली हो गया, गियर हो गया, बियरिंग हो गया, जो भी ये सब हब कहलाएंगे। तो हमने शाफ्ट में भी खांचा काट दिया और पुली में भी। अब इन दोनों को फिक्स करने के लिए कीवे बनाया जाता है, की बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, यह कीवे कहलाएगा। यह जो रास्ता बन गया, मतलब की को जाने के लिए रास्ता बन गया भाई, कीवे, की को जाने के लिए रास्ता, की मतलब चाबी। वह कैसे होते हैं, तो इस टाइप से बना, अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, इस तरह से लंबाई में होता है, ठीक है, इस तरह से।
अब इसको क्या करेंगे, इसका आधा मोटाई इसके अंदर चला जाएगा ऊपर हब में बने कीवे में, और आधा मोटाई नीचे शाफ्ट वाले में चला जाएगा कीवे में। तो जब आधा ऊपर आधा नीचे जब दोनों में चला जाएगा तो इन्हें क्या कर देगा, जाम कर देगा, फिक्स कर देगा। अब पुली आराम से उस पर जो शाफ्ट पे पावर जनरेट हो रही है उसको ट्रांसफर कर पाएगी एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है। तो इसलिए जो शाफ्ट में हमारा कीवे कटा इसको की सीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, की सीट बोलते हैं। वैसे जनरली लोग कीवे ही बोल देते हैं, बट की सीट इसलिए बोला जाता है क्योंकि सीट को बैठने के लिए स्थान इसी में मिला ना भाई। की हमारी शाफ्ट की इस खांचे में बैठ जाएगी, यह शाफ्ट है, यहाँ पे खांचा कटा हुआ है। अब इसमें क्या होगा, जब इस की को आप लगाओगे तो यहाँ पे रखोगे तो यहाँ बैठ जाएगी, इसीलिए इसमें जो खांचा कटा हुआ है उसको क्या कहते हैं, की सीट कहते हैं। और जो ऊपर हब में खांचा कटा होता है इसे की वे कहते हैं, कि यह की के जाने का रास्ता है। तो ये चीजें है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा था कि जो हमारा की होता है या कीवे जो बनाया जाता है, इस पर चाहे की हो चाहे कीवे हो, तो ये पूछ रहा कीवे, कीवे की बात कर, कीवे मतलब जो कीवे रास्ता है उस पर क्या टेपर होता है, तो वह टेपर आपका एक संबंध 100 का होता है। ऑप्शन डी देखें यहाँ पे, मतलब 100 में एक टेपर होता है। 100 mm है अगर लंबाई तो उसमें 1 mm का टेपर रहेगा, ठीक है। तो क्या टेपर होता है, एक संबंध 100 का टेपर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, अगला है इस की का नाम क्या है। देखिए वही की है, यह क्या है आपकी, यह शाफ्ट दिखाई गया और इसके ऊपर यह पुली या गियर लगा हुआ है। यह शाफ्ट हो गई आपकी और इसके ऊपर है क्या, यह पुली या गियर इस टाइप से लगा हुआ है, ठीक है। तो यही यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इस की का नाम क्या है। देखिए यहाँ साइड में इसने की दिखा रखा है और यहाँ पर देख रहे हैं आगे पतला पीछे चौड़ा, की को देख के लग रहा है ना, इधर आगे पतला मतलब की टेपर में है। कैसे है, टेपर में। तो जनरली जो हमारी की होती है ना, 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की, 2 टाइप की होती है, शंख की और सैडल की। कौन कौन सी की होती है, नॉर्मली बात किया जाए तो शंख की होती है, ठीक है, और सैडल की। शंख की क्या होता है, तो जो कि आधा शाफ्ट और आधा हब दोनों में रहता है, जो कि आधा शाफ्ट में रहे और आधा हब में रहे। जैसा कि मैंने बताया था कि शाफ्ट में कीवे काट दीजिए, हब में भी यहाँ पे काट दीजिए और यहाँ पे की लगा दीजिए। तो जो की हमारी शाफ्ट और हब दोनों में रहती है उसे शंख की कहते हैं। और जिस की के लिए सिर्फ और सिर्फ शाफ्ट में कोई खांचा नहीं काटा जाएगा, जो इसके ऊपर हब लगाया जाएगा पुली या गियर, सिर्फ उसमें खांचा काटा जाए तो उसको सैडल की कहते हैं। डिफरेंस समझ में आया। शंख की में दोनों में शाफ्ट और हब दोनों में खांचा कटा होगा, जबकि सैडल की में सिर्फ और सिर्फ हब में खांचा कटा होगा, शाफ्ट में कोई खांचा नहीं कटा होगा, वह सैडल की कहलाता है। शंख की में आपके जो अलग अलग टाइप की यहाँ पे दे रखा है ना, फ्लैट सैडल की है, सॉरी ये तो सैडल की है। सैडल की हमारा 2 टाइप का है, फ्लैट सैडल की और हालो सैडल की। सैडल की 2 टाइप का होता है, फ्लैट और हालो। जबकि यह जो हमारा शंख की होता है तो यहाँ देखिए टेपर शंख की है, पैरेलल शंख की है, फीदर शंख की होता है आपका, पिन वाला भी इसी में आ जाता है, टेपर पिन वाला। तो जैसे अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा ना कि इस की में एक संबंध 100 का अनुपात था, लेकिन अगर वहीं पे टेपर पिन की बात कर देता, टेपर पिन की बात कर देता, तो जो टेपर पिन की पे होता है उस पर एक संबंध 50 का खट, ठीक है। क्या रहता है आपका टेपर का अनुपात, एक संबंध 50 का, किसमें, टेपर पिन की में। लेकिन यहाँ पे कीवे का टेपर नॉर्मल पूछा था तो एक संबंध 100 रहेगा। तो ही मैंने आपको बताया कि जो टेपर शंख की हो गया या फिर पैरेलल शंख की है, ये सब हमारा शंख की के अंतर्गत आएंगे। फीदर की भी होती है आपकी, एडजस्टेबल की, उड्रप की होती है, ठीक है। तो जो उड्रप की है वो भी हमारा किसमें आएगा, क्योंकि उसमें शाफ्ट और हब दोनों में खांचा कटा होता है। तो जब भी शाफ्ट हब दोनों में खांचा कटेगा तो वो शंख की के अंतर्गत आएगा। सिर्फ और सिर्फ हब में खांचा कटेगा तो सैडल की के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे जो फ्लैट सैडल की है और हालो सैडल की है, यह दोनों सैडल की के अंतर्गत आएंगे। फ्लैट और हालो में क्या डिफरेंस है, यहाँ भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जो फ्लैट सैडल की होता है, जैसे यह हमारी शाफ्ट हो गई, क्या हो गई हमारी, शाफ्ट हो गई। फ्लैट वाला क्या होगा, देखिए शाफ्ट हो गई, शाफ्ट के ऊपर हम कोई भी खांचा नहीं काटेंगे। शाफ्ट का जो ऊपरी हिस्सा है ना, शाफ्ट का, जैसे यह शाफ्ट है, ठीक है। अब इसका जो है ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे थोड़ा सा फाइल से घिस करके ऐसे प्लेन कर देंगे, जिससे कि की को बैठने के लिए जगह मिल जाए। खांचा नहीं काटेंगे, शाफ्ट को हल्का सा घिस करके यहाँ पे प्लेन कर देंगे। अब इसके ऊपर हम हब लगा देंगे और हब में यहाँ कीवे के लिए जगह कटा होगा और यहीं पे क्या लग जाएगा, इसमें हमारा सैडल की लग जाएगा, फ्लैट वाला, ठीक है। फ्लैट सैडल की नॉर्मल होगा आपका, बिल्कुल पैरेलल में होगा, कोई भी टेपर नहीं होगा। तो इस टाइप का रहता है, तो इसको यहां लगा दिया जाता है। तो यह फ्लैट सैडल की कहलाता है। हालो सैडल की कब कहलाएगा, हालो वाले में क्या करेंगे, जैसे हमारा शाफ्ट है ना, शाफ्ट है तो
तो शाफ्ट पे कोई भी घिसाई नहीं की जाएगी, की को बैठने के लिए कोई भी स्थान नहीं बनाया जाएगा। जबकि इस वाले में बनाया जा रहा था, शाफ्ट को हल्का सा घिस दे रहे थे जिससे कि को बैठने के लिए जगह मिल जाए चौकोर नीचे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। जबकि जो हमारा की है उसको हम शाफ्ट की आकृति काट देंगे, क्योंकि भाई अगर शाफ्ट गोल में है इसमें की रखना चाहेंगे तो यह बैठेगी नहीं ना। क्यों नहीं बैठेगी? क्योंकि भाई नीचे इसमें फ्लैट है और गोलाई में है, उस पर ठीक से टिकेगी नहीं। तो हम क्या करते हैं, जो हॉलो सैडल की होता है तो उसमें नीचे हमारा जो है ना, इस पे क्या करेंगे, वो नॉर्मल था, इस पे शाफ्ट की आकृति का रेडियस काट देंगे, रहेगी वही चीज। ठीक है, तो जब इस टाइप से काट देंगे, अब यह वाला हिस्सा इसके ऊपर यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, अब इस पे वो वाला हिस्सा हमारा बैठ जाएगा उसके नीचे वाला। तो जब इस टाइप से आकृति कटी हुई हो तो ये हमारा हॉलो सैडल की, और जब नॉर्मल हो तो फ्लैट सैडल की। तो ये दोनों हो गया हमारा। तो यहाँ पे पूछा था तो आप देख रहे हैं टेपर में है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, टेपर शंख की। क्योंकि शाफ्ट और हम दोनों में है तो शंख की होगा, और टेपर में है तो टेपर होगा। टेपर नहीं होता, बिल्कुल पैरेलल होता तो पैरेलल शंख की हो जाता, अगर कोई टेपर नहीं होता तो। ठीक है, समझ में आएगा मेरे ख्याल से, बिल्कुल नॉर्मल ही है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। इसके पहले भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं, आपको बताया मैंने इसके बारे में। अगला है कठोर या भंगुर सामग्री पर स्व टैपिंग करने के लिए, मतलब ऐसा स्क्रू जो स्व टैपिंग करे, खुद थ्रेड काट ले। एक तो होता है कि कहीं पे थ्रेड काट करके उसमें स्क्रू कसना, और एक होता है कि आप थ्रेड नहीं काट रहे हो, डायरेक्ट स्क्रू से टाइट कर रहे हो और स्क्रू अपना थ्रेड काटते हुए सेट हो जा रहा है। जैसे आप देखते होंगे आजकल दीवार वगैरह में भी जो हम क्या कहते हैं उसको यार, हैंगर। ठीक है, हैंगर वगैरह लगाते हैं तो पहले दीवार में छेद किया जाता है, होल करने के बाद उसमें एक व्हाइट बीट डाल देते हैं, बीट व्हाइट से वो बीट आती है उसको डाल देते हैं। उसके बाद फिर ऊपर से क्या करते हैं, स्क्रू लेकर के कस देते हैं, तो उस बीट में वो स्क्रू क्या करता है, थ्रेड काटते हुए खुद सेट हो जाता है। उसमें थ्रेड नहीं कटा होता है, लेकिन स्क्रू प्लास्टिक के अंदर थ्रेड काटते हुए सेट हो जाता है, जिससे कि वो बिल्कुल अच्छे से जाम रहता है, उसमें फिक्स रहता है। तो वो सेल्फ टाइपिंग वाले होते हैं हमारे स्क्रू। कौन से होते हैं, सेल्फ टाइपिंग वाले होते हैं, मतलब खुद थ्रेड काट करके उसमें सेट हो जाते हैं, जिससे वो हिलते नहीं है और उसमें जाम रहते हैं। नॉर्मल स्क्रू हिलने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कठोर या भंगुर सामग्री पर। तो देखिए जो हमारे सेल्फ टाइपिंग वाले स्क्रू है तो अलग अलग टाइप के, जैसे कि थ्रेड फॉर्मिंग, सेल्फ पियर्सिंग, थ्रेड कटिंग। ठीक है, सेल्फ पियर्सिंग होता है हमारा, और थ्रेड कटिंग वाला होता है, और थ्रेड फॉर्मिंग वाला होता है। सेल्फ पियर्सिंग में क्या होता है कि इसे द्विमुखी थ्रेड वाला स्क्रू बोलते हैं। कौन सा, द्विमुखी थ्रेड, दो मुख, मतलब दो टाइप के थ्रेड दो साइड में कटे होते हैं, और इसको एक विशेष गन के द्वारा यूज किया जाता है। देखते हैं कुछ गन ऐसी होती है, गन टाइप का रहता है, आगे इसको लगाया चलाया और वो टाइट कर देता है। तो जो विशेष गन के साथ यूज की जाती है वो सेल्फ पियर्सिंग इसको थ्रेड यूज की जाती है, जिसे द्विमुखी थ्रेड भी कहते हैं। इसमें दो मुख के थ्रेड कटे होते हैं। जबकि थ्रेड कटिंग वाला हमारा जो है, और ये आगे क्या है आपका, थ्रेड फॉर्मिंग है। तो कठोर या जब भंगुर की बात की जाएगी तो वहां पे थ्रेड कटिंग वाला यूज किया जाएगा। भाई कठोर और भंगुर सामग्री और उस पर स्व टैपिंग करना है, तो थ्रेड कटिंग वाला या क्या करेगा, खुद से अपना थ्रेड काटते हुए सेट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। थ्रेड फॉर्मिंग क्या करता है कि यह उसको काटता नहीं है थ्रेड, और उसको क्या कर, जो मटेरियल काटता नहीं है उसको एक तरह स्विच करता है, दबाता है और उसको उभार देता है थ्रेड के रूप में। तो थ्रेड फॉर्मिंग में आता है। ऑप्शन सी जो है आपका थ्रेड फॉर्मिंग। यह हमारा जो होता है यह सॉफ्ट मटेरियल के लिए यूज होता है। किसके लिए, सॉफ्ट मटेरियल के लिए। वह कठोर के लिए था, यह सॉफ्ट के लिए है, और पतली सीट होनी चाहिए, सॉफ्ट और पतली सीट के लिए। ये वाला आपका यूज होगा थ्रेड फॉर्मिंग वाला। ठीक है, हैमर ड्रिवेन स्क्रू क्या है, ऐसा स्क्रू जिसको हम लोग टाइट नहीं करते हैं, इसको हैमर के द्वारा, हैमर ड्रिवेन मतलब जिसको हैमर के द्वारा ड्रिवेन किया जाए, चलाया जाए। तो इसमें क्या करते हैं, हम स्क्रू को डायरेक्ट लगाते हैं जहां पे हमें सेट करना, और हैमर से ठोक करके अंदर कर देते हैं, तो हैमर ड्रिवेन स्क्रू कहलाता है। इसका यूज कहां होता है, तो इसका यूज हम पतली नेम प्लेट वगैरह लगाने में करते हैं। जहां पे नेम प्लेट वगैरह लगाना होता है वहां पे हैमर ड्रिवेन स्क्रू का ज्यादातर यूज किया जाता है। जैसे मशीनों पे नेम प्लेट, आपकी जो मशीनें कास्ट आयरन की बनी होती है, ज्यादातर बॉडी जो होता है मशीनों की, जो बॉडी होती है वो कास्ट आयरन की बनी होती है। तो मशीनों की बॉडी पे जो नेम प्लेट लगाया जाता है, जिसपे चीजें जैसे लेथ मशीन देखेंगे, लेथ मशीन पे भी नेम प्लेट लगा होगा और उस पर लिखा होता है ना भाई कि किस पे क्या सेट करोगे तो उसकी स्पीड क्या होगी, किस पे रखोगे तो उसका थ्रेड कितना कटेगा। तो जो भी नेम प्लेट वगैरह मशीनों पे लगा होता है उनमें हैमर ड्रिवेन स्क्रू यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आसान है, चीजें ध्यान से देखते रहिए, बिल्कुल समझ में आएगा। विंग नट का उपयोग कहां किया जाता है। विंग नट आपका कुछ इस आकृति का बना होता है, हालांकि मुझे पहले ही बना लेना चाहिए था, फिगर नहीं ले पाया मैं, ध्यान से उतर गया था। ठीक है, सोचा था पर भूल गया। ऐसे बना होता है विंग नट। ठीक है, विंग मतलब पंख जैसा। अभी आप देख रहे होंगे तो कुछ याद आ रहा होगा कि ये कहां पे होता है। एक दो एग्जांपल मैं बता देता हूं, जैसे कि हेक्सा देखा होगा आपने। हेक्सा का जो ब्लेड होता है उसको टाइट करने के लिए ऐसे विंग नट बना होता है।
विंग नट हम कहाँ यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं कि देखिए दोनों विंग पे आराम से हाथ रखेगा और इसे खोल लेंगे और टाइट कर लेंगे। तो जहां पे हाथ के द्वारा हमें नट को खोलना हो, टाइट करना हो, लूज करना हो, जो भी हो, तो उसके लिए विंग नट यूज किया जाता है। हेक्सा वाले में हो गया। और आप देखोगे बेवेल स्क्वायर जो हमारा होता है, क्या होता है, बेवेल स्क्वायर एक होता है, उसमें भी यही लगा होता है। बेवेल स्क्वायर इस टाइप से होता है ना, और इसमें क्या होता है हमारा स्लॉट कटा होता है। क्या कटा होता है, स्लॉट कटा होता है। और इसमें लगी रहती है हमारी क्या, ब्लेड। क्या होती है, ब्लेड होती है जो इस टाइप से रहती है। और इसमें भी ब्लेड में स्लॉट कटा होता है जिससे आगे पीछे घूमते हैं। तो यहाँ पे जो होता है इसको हम लोग टाइट ढीला करते हैं, विंग नट लगा तो ढीला करते हैं, इसको आगे पीछे खिसका सकते हैं, जिस एंगल पे चाहे आगे पीछे कर सकते हैं, फिर इसी के द्वारा टाइट कर देते हैं। तो जहाँ हाथ के द्वारा टाइट और लूज करना वहां पर विंग नट यूज किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन में पूछा था विंग नट का उपयोग कहाँ किया जाता है। ऑप्शन देखिए, रिंच के बिना ढीला और कस करने के लिए। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कोई ध्यान आ रहा हो कि और भी विंग नट कहाँ पे यूज किए जाते हैं। बेवेल स्क्वायर हो गया, हेक्सा हो गया, ठीक है। और भी अगर आपने कहीं पे विंग नट देख रखा है तो कमेंट करके बताइएगा कि वो कहाँ कहाँ पर यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गेज का नाम क्या है। देखिए यह गेज मैंने अलग से लिया हुआ है आपको समझाने के लिए, अभी इसको ध्यान मत दीजिए। यह आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस गेज का नाम क्या है। तो इस गेज में देखेंगे दोनों साइड यूज किया। देखिए एक तो इधर यूज किया गया जो बाहरी रेडियस को चेक कर पाएगा इस वाले हिस्से से, और यह वाला जो है यह आंतरिक रेडियस को चेक कर पाएगा। तो बाहरी और आंतरिक दोनों के लिए है। और इसको क्या कहते हैं, रेडियस गेज कहते हैं या फिलेट गेज के भी नाम। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है रेडियस गेज को अन्य किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो रेडियस गेज को फिलेट गेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या FILLET फिलेट गेज। तो रेडियस गेज को फिलेट गेज के नाम से भी जाना जाता है। या कौन सा है, रेडियस गेज है आपका। ऑप्शन सी सही हो जाएगा जो फिगर में दिखाएगा। इसका काम क्या है, तो किसी भी जॉब की बाहरी और आंतरिक त्रिज्या को चेक करना या फिलेट वगैरह को चेक करना। ठीक है, फिलेट चेक करता है इसलिए फिलेट गेज भी कहते हैं। उसके बाद बारी आती है फिलर गेज की। ठीक है, तो यहां आपको जो फिगर दिख रहा है यह फिलर गेज है। फिलर गेज का काम क्या होता है, फिलर मतलब फिल हो जाना। किसी भी दो पार्ट में अगर गैप है तो उसमें फिल हो जाएगा, भर जाएगा। मतलब दो पार्टों के बीच का गैप चेक करना। दो पार्टों के बीच का गैप को चेक करने के लिए जो यूज किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फिलर गेज कहते हैं। या फिलर गेज का आपको फिगर दिख रहा होगा, कई सारी ब्लेड होती है और सब पर उनकी मोटाई लिखी होती है। जैसे लिखा है 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, इस तरह से। यह 4 सेट में पाया जाता है हमारा, 4 सेट में आता है, अलग अलग सेट में। ठीक है, इनमें कभी कभी पूछ लेता है कि एक ब्लेड से दूसरे ब्लेड पे जो हम जा रहे हैं तो इनमें अंतर कितना है, मोटाई का अंतर कितना है, तो 0.01 mm का अंतर होता है। ठीक है, देख रहे हैं 0.03 का है, 0.04 का है, 0.05 का, सब में 0.01 mm के आधार पे उसकी मोटाई बढ़ती जा रही है। तो जो जहां भी गैप है तो हम हर एक ब्लेड को डाल के चेक करते हैं, ये लूज होगा या लूज होगा या लूज होगा। मान लीजिए यह बिल्कुल सही फिटिंग आ गई तो इस पे लिखा है 0.06, मतलब कि उन दोनों पार्टों के बीच में 0.06 mm का गैप है। तो गैप को चेक करने के लिए फिलर गेज का यूज किया जाता है। उसका एंगल गेज होता है हमारा, जो यहाँ पे एंगल गेज क्या होता है, जैसे जब कई सारी पत्तियां है ना, वैसे एंगल गेज भी अलग अलग एंगल में, जैसे 10 डिग्री का, 12 डिग्री का, अलग अलग एंगल में कटा हुआ पत्ती रहती है। और किसी भी तल पे, किसी ग्रूव में टेपर को चेक करने के लिए, एंगल को चेक करने के लिए एंगल गेज का यूज किया जाता है। किसी तल पे, सरफेस पे, किसी ग्रूव में अगर कहीं पे टेपर है तो उसको चेक करने के लिए, किसी एंगल को चेक करने के लिए हम एंगल गेज का यूज करते हैं। इस पे अलग अलग एंगल में कटी हुई कई सारी पत्तियां, जैसे कि यह आपका जुड़ा हुआ है, स्क्रू पेज गेज जुड़ा हुआ है, स्क्रू पिच गेज, उसी तरह यह भी जुड़ा होता है। ठीक है, कई सारे एंगल में कटे हुए। पिच गेज क्या होता है, तो इसी को स्क्रू पिच गेज भी कहते हैं। यहाँ आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, इसमें कई सारी ब्लेड इसमें भी होती हैं और उस पे क्या होता है, उनका पिच लिखा होता है। पिच क्या होता है, तो किसी स्क्रू पे या स्क्रू पे या थ्रेड कटा हुआ है ना, ठीक है, स्क्रू पे जो थ्रेड कटा होता है तो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की जो दूरी होती है उसी को पिच कहते हैं। तो किसी स्क्रू का पिच निकालने के लिए पिच गेज यूज किया जाता है। इसमें अलग अलग ब्लेड होती है, सब ब्लेडों को डाल करके यहाँ चेक करते हैं। जो ब्लेड बिल्कुल परफेक्ट इसमें बैठ जाती है उस ब्लेड पे उसकी माप लिखी होती है, उसको हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि यह 4.0 है, इसका मतलब अगर यह बिल्कुल सही बैठता है तो इसका मतलब एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी 4 mm है। या कह सकते हैं आप कि इसका पिच जो है 4 mm है, दोनों एक ही बात है। ठीक हो गया आपका स्क्रू पिच गेज। तो क्लियर होगा, यहाँ पे क्या था, रेडियस गेज था, उसको मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है बाहरी चूड़ी की सटीकता की जांच करने के लिए। ठीक है, बाकी एक चीज और मैं बता दूं पर्सनल तौर पे, अगर कोई जबरदस्ती नहीं है, जो लोग इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते होंगे आजकल, आप लोग जानते हैं काफी फेमस है लोग आजकल, फेसबुक से ज्यादा इंस्टाग्राम यूज करने लगे हैं। तो जो लोग यहाँ पे एक्टिव हैं वो लोग मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है global ITI_.
अभी, ठीक, इस नाम से सर्च करेंगे आप तो वहाँ पे मेरी आईडी मिल जाएगी। अगर आपका मन है तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच गेज इज यूज्ड टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ एन एक्सटर्नल थ्रेड, मतलब बाहरी थ्रेड को चेक करने के लिए इसमें से कौन सा यूज किया जाएगा। फिगर मैंने अपने से लिया हुआ है आपको समझने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन में आपको फिगर नहीं दिया हुआ, सिर्फ क्वेश्चन पूछा, फिगर मैंने आपको समझने के लिए अलग से लिया हुआ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो बाहरी चूड़ी को चेक करना है, देखिए मैंने आपको पहले बताया था रिंग गेज और प्लग गेज में अंतर, मैंने आपको बताया था, पहले ही बताया था वीडियोज में जब स्टार्टिंग क्वेश्चन शुरू होता है कि रिंग गेज, रिंग का मतलब क्या समझ लीजिए, रिंग का मतलब समझ लीजिए अंगूठी, और अंगूठी कहाँ पहनी जाती है, उंगली के ऊपर, मतलब बाहरी सरफेस पे उंगली के ऊपर पहनते हैं ना, तो इसका मतलब जहां पे रिंग का नाम आएगा रिंग गेज का, वो बाहरी चीज को चेक करेगा। अगर रिंग गेज है तो बाहरी व्यास को चेक करेगा, किसी भी बेलनाकार जॉब के बाहरी व्यास को चेक करेगा अगर रिंग गेज है। अगर ये कह देंगे आप क्या है, थ्रेड रिंग गेज है, मतलब रिंग गेज में क्या कटा होगा, थ्रेड कटा होगा, जैसे कि यहां दिख रहा है आपको यह रिंग गेज। नॉर्मल प्लेन रिंग गेज होता तो फिर बेलनाकार जॉब के व्यास को चेक करता, लेकिन इस रिंग गेज में थ्रेड कटा हुआ है, मतलब नट की तरह थ्रेड है, वो थ्रेड दूसरे थ्रेड पे टाइट हो जाएगा, तो यह थ्रेड कटा हुआ है तो थ्रेड रिंग गेज है, तो फिर बाहरी जॉब के थ्रेड को चेक करेगा। क्वेश्चन में बोला अभी तक बाहरी चूड़ी की सटीकता, अगर बाहरी चूड़ी को चेक करना है तो थ्रेड रिंग गेज, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर वही अंदर की चूड़ी मतलब किसी होल के अंदर अगर थ्रेड कटा होता, किसी होल के अंदर थ्रेड कटा होता, उसको चेक करना होता, तो मैंने बताया था रिंग गेज के अलावा एक प्लग गेज होता है। प्लग का एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया था कि जो प्लग होता है हमारा सॉकेट के अंदर लगता है, तो प्लग कहाँ चला गया, सॉकेट के अंदर चला गया, अंदर जा रहा है तो अंदर की माप चेक करेगा, तो वही मैंने बताया था कि प्लग अंदर की माप चेक करता है। नॉर्मल प्लग गेज होगा तो किसी भी होल के डायामीटर को चेक करेगा, आंतरिक डायामीटर को, किसी होल के आंतरिक डायमीटर को चेक करेगा। और वही पे क्या हो गया, नॉर्मल प्लग गेज की जगह थ्रेड प्लग गेज, मतलब इस प्लग गेज पे देखिए थ्रेड कटा हुआ है, यह वाला फिगर, ठीक है, इस प्लग गेज पे थ्रेड कटा हुआ है। अब जब थ्रेड कट गया भाई तो अब यह अंदर के थ्रेड को चेक करेगा, या थ्रेड उस अंदर वाले थ्रेड में टाइट हो जाएगा। उसके अलावा क्या स्नैप गेज है पहला वाला, तो स्नैप गेज देख लीजिए इस टाइप से बना होता है हमारा स्नैप गेज है जो पहला आपको दिख रहा है फिगर, ठीक है। स्नैप गेज क्या करता है, तो यह किसी भी जॉब की बाहरी माप, किसी भी जॉब के व्यास को, उसकी मोटाई को, उसकी चौड़ाई को इसके द्वारा चेक किया जा सकता है, किसके द्वारा, स्नैप गेज के द्वारा। सेंटर गेज होता है आपका, सेंटर गेज हमारा जो होता है थ्रेड कटिंग टूल वगैरह जो सिंगल हमारे लेथ मशीन पे बनाया जाता है, सिंगल कटिंग टूल जो थ्रेड टूल बनाए जाते हैं उनके लिए यूज किया जाता है सेंटर गेज। सेंटर गेज इस आकृति का होता है, मैं यहाँ अलग से आपको बना दे रहा हूँ, इसका फिगर नहीं लिया मैंने, ठीक है। इसमें आंतरिक और बाह्य वाले, ये भी 60 डिग्री का होता है, ये भी 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री किसका होता है हमारा, आंतरिक और बाह्य दोनों 60 डिग्री पे खांचा कटा होता है, 60 डिग्री मीट्रिक थ्रेड का एंगल होता है। बाकी ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझे मिटाना पड़ेगा, और साइड में भी उसके बने होते हैं एंगल, कितने कितने के बने होते हैं, तो एक हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये बना है कितना 47.5 का, जो कि BA थ्रेड का होता है, और 55 BSF BSP 55 डिग्री होता है, तो इस टाइप से होता है। इधर दोनों इस पे इंटरनल और इंटरनल 60-60 डिग्री के होते हैं, और एक साइड में 47.5 और 55 डिग्री का एंगल कटा होता है, किसपे, सेंटर गेज पे। ये क्या है आपका सेंटर गेज है, और इसका यूज कहाँ किया जाएगा, तो जो हमारे थ्रेडिंग टूल है उनको चेक करने के लिए, थ्रेड काटने वाले टूल को चेक करने के लिए कि उसका कटिंग टूल सही बना है कि नहीं, कि भाई अगर 60 डिग्री वाला मीट्रिक थ्रेड काटना है तो उसका आगे 60 डिग्री पे होना चाहिए, अगर आपको BSP थ्रेड काटना है तो 55 होना चाहिए, BA थ्रेड काटना है तो 47.5 होना चाहिए। तो जो सिंगल कटिंग टूल होते हैं थ्रेड वाले लेथ मशीन पे यूज किए जाते हैं, उनके पॉइंटों को चेक करने के लिए इस सेंटर गेज का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे हो गए हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया गया है, यहाँ पे पूछ रहा है कि यह जो दिखाया गया है यह कौन सा उपकरण है। तो देखिए वर्नियर कैलिपर, भाई वर्नियर कैलिपर आप लोगों ने देखा होगा ना, इस टाइप से थोड़े होता है। वर्नियर कैलिपर ऐसे होता है ना, इसकी इधर एक जबड़ा होता है, और ठीक है इधर जबड़ा होता है, इधर जबड़ा होता है, सॉरी मैं थोड़ा फिगर बढ़िया नहीं बना पा रहा हूँ, इस टाइप से होता है। और यहाँ पे क्या होता है, इसकी यहाँ पे लगा होता है एक ब्लेड, इस पे इसका सारी मार्किंग की गई होती है, ऐसे बड़ा सा होता है। यहाँ पर आपका जो होता है वर्नियर स्केल होती है, और इस टाइप से बना होता है, ठीक है। इन पे आपका जो है लॉकिंग स्क्रू वगैरह इस टाइप से रहता है, तो यहाँ पे स्लाइड करने के लिए होता है, लॉकिंग स्क्रू रहता है, पीछे इसमें ब्लेड भी होती है, किस बाहर निकली हुई दिखाई होता है, किसी में अंदर रहता है, तो इस टाइप से होता है ना वर्नियर कैलिपर। यह वर्नियर कैलिपर का फिगर थोड़े है। उसके बाद आउटसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर या वर्नियर कैलिपर उसी का भाग है, इधर वाला आउटसाइड होता है, कुछ में यहाँ ऊपर भी बना होता है इन साइड को चेक करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, पैरेलल लेग कैलिपर, ठीक है। पैरेलल लेग मतलब ये तो पैरेलल लेग ही है, वही चीज है। अब पेयर ऑफ स्पेशल जॉब बाय यूजिंग स्लिप गेज,
कह रहा है कि यह जो है स्लिप गेज का उपयोग करके विशेष जबड़े की जोड़ी है। तो सही बात है, यहाँ देखेंगे यह एक जबड़ा है, दो जबड़े हैं और इसमें बीच में क्या है, देखिए ब्लॉक छोटा छोटा यूज किया गया है ब्लॉक, और ये ब्लॉक किसका है, 1 2 3 ब्लॉक यूज किए गए। किसके ब्लॉक है, स्लिप गेज के। मतलब स्लिप गेज को इसमें हम डाल देंगे और उस हिसाब से जबड़े की चौड़ाई खुल जाएगी और उसके व्यास को चेक कर लेंगे। स्लिप गेज पे पहले से उसकी मोटाई वगैरह अंकित होती है। स्लिप गेज का जैसे इस तरह से टुकड़े के रूप में मिलता है ना, ब्लॉक के रूप में क्या होता है, छोटा छोटा ब्लॉक होता है हमारा, और उसमें डायमेंशन लिखी होती है कि कितना लंबा है कितना चौड़ा है। तो जो जिसका होगा, मान लीजिए यहाँ पे 3 लगा दिया हमने, एक 2 mm, एक 1 mm, एक 3 mm वाला, तो 2 1 3 1 4 सॉरी 3 1 4 2 6, मतलब कि इसका यह 6 mm डायमीटर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक करते हैं कि आप विशेष हमारा यहाँ पे स्लिप गेज है और एक विशेष जबड़ा है जिसमें स्लिप गेज को यूज करके हम इसको चेक कर रहे हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है स्लिप गेज ए की ऊंचाई का ज्ञात कीजिए, जबकि साइन 25 बराबर उन्होंने उतना वैल्यू दे रखा है। अब देखने वाली चीज यहाँ पर है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे चीजें क्लियर ना दिख रही तो मैं बता दूं कि यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई है इसको इन्होंने क्या मान रखा है, शायद बी लिखा हुआ है। ठीक है, और ये इसका एंगल है यहाँ पे दिखा रखा है, और ये यहाँ से यहाँ देखिए यहाँ पे साइन बार हो गया ना, साइन बार की लंबाई। साइन बार की लंबाई जो होती है उसके दोनों रोलरों के मध्य से ली जाती है। देखिए दोनों रोलरों के मध्य से लाइन गई हुई है और इसका यहाँ पे इन्होंने डायमेंशन दिखा रखा है, कितना दिखा रखा है, 200 दिखा रखा है। ठीक है, और यह जो है देखिए इधर साइड में क्या यूज किया गया, तो ये हमारे स्लिप गेज है। एक स्लिप गेज हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, 6 स्लिप गेज यूज किए गए। तो ये वाला जो हिस्सा होता है स्लिप गेज की ऊंचाई कहलाता है। शायद ए लिखा हुआ है या बी, जो भी लिखा हो। ठीक है, ए लिखा हुआ है। ठीक है, ये स्लिप गेज वाला हो गया। तो यह स्लिप गेज की ऊंचाई हो गई ए, और यह साइन बार की लंबाई है। दो रोलरों के मध्य की जो दूरी होती है वो साइन बार की लंबाई होती है। तो हमें एक फार्मूला याद रखना होगा, मैं आपको बता देता हूं, उसको ध्यान रखना, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। फार्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू स्लिप गेज की ऊंचाई, जो यह स्लिप गेज लगाया गया, स्लिप गेज की ऊंचाई बटे साइन बार की लंबाई। रटना नहीं, अभी मैं एक और तरीका बताऊंगा आपको, एकदम याद रहेगा, रटना नहीं पड़ेगा। स्लिप गेज की ऊंचाई बटे साइन बार की लंबाई, ये फार्मूला है आपका। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप साइन थीटा बराबर जानते हैं क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, जानते होंगे। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अगर आपको ये चीज याद है तो आप ये तुरंत बता लेंगे। तो देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो यह देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया ना, यह हमारा क्या हो गया, यह हमारा साइन बार हो गया, यह हमारा क्या हो गया, साइन बार हो गया, साइन बार हो गया, और यह स्लिप गेज हो गया। तो यह कर्ण का काम कर रहा है, यह लंब का काम कर रहा है, और यह आधार का काम कर रहा है। तो यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर लंब, लंब की जगह क्या है, लंब की जगह यहाँ पे स्लिप गेज लगाया गया है, तो इसीलिए हमने क्या लिया, लंब की जगह पे स्लिप गेज की ऊंचाई बटे कर्ण, कर्ण की जगह पे क्या है, यहाँ पे कर्ण की जगह पे यहाँ पे साइन बार है, तो इसीलिए हमने कर्ण की जगह क्या ले लिया, साइन बार की लंबाई। तो यह अलग से नहीं आया, इसी फार्मूले से आया, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब की जगह स्लिप गेज है तो स्लिप गेज की ऊंचाई, कर्ण की जगह साइन बार है तो साइन बार की लंबाई। अब इसी को हम रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएंगे। देखिए साइन थीटा यहाँ दिया है, साइन थीटा की जगह क्या, साइन 25 डिग्री, तो आप रख सकते हैं साइन 25 डिग्री बराबर स्लिप गेज की ऊंचाई। देखिए क्वेश्चन में दिया है कि स्लिप गेज ए की ऊंचाई याद कीजिए, तो इन्होंने स्लिप गेज की ऊंचाई क्या मान रखा है, ए मान रखा है। स्लिप गेज की ऊंचाई ए लिख लेते हैं बटे साइन बार की लंबाई, तो हमने देखा साइन बार की लंबाई कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, 200 रख लेते हैं, बस सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। साइन 25 अंश का मान वहां पे दिया हुआ है, ए बटे 200 बराबर साइन 25 डिग्री का मान क्या है, 0.4226। अब ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 200 गुणे 0.4226। ठीक है, देखिए 2 जीरो है तो 2 जीरो से 2 अंक दशमलव खत्म हो जाएगा, दाहिनी तरफ चला जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 जीरो से 0.2 अंक दाहिनी तरफ खिसक जाएगा, 42.26। 3 जीरो होता तो 3 अंक जाता, 4 जीरो होता तो 4 अंक, मतलब जितना जीरो होता है गुणा करने पर दशमलव उतना दाहिनी ओर खिसक जाता है। ध्यान देना, आप दशमलव वाले में यही कहानी होती है, जीरो से आपका काम बन जाता है। कहने का मतलब है अगर जीरो इससे आप भाग दे रहे हैं, डिपेंड करेगा भाग कर रहे हैं या गुणा कर रहे हैं। अगर आप
गुणा कर रहे हैं तो जितना जीरो होगा दशमलव उतना अंक दाहिनी तरफ खिसकेगा। अगर अब यही भाग देते हैं तो भाग देते समय नीचे जितना जीरो होता है उतना ही दशमलव बाईं ओर खिसक जाता है। तो भाग देते समय जीरो की संख्या के हिसाब से उतना अंक दशमलव बाईं ओर खिसकता है और गुणा करते समय उतना अंक दशमलव दाईं ओर खिसकता है। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो था तो 2 अंक दाईं खिसक गया। अब a इक्वल टू गुणा कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 2 छक्का 12 को 2 हाथी लाया 1, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव लगा लीजिए, क्या आ गया आपका 84.52 mm। आंसर देख लीजिए, आंसर आपका बी सही हो जाएगा। आपको फार्मूला बस याद रखना है, बाकी सारी कुछ चीज आपके क्वेश्चन में दिया जाता है, बिल्कुल आसान से सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे फिलर गेज के कितने सेट होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था फिलर गेज हमारे जो होते हैं वो किन्हीं दो पार्टों के मध्य के गैप को चेक करने के लिए यूज किए जाते हैं और 4 सेट में पाए जाते हैं। कितने सेट में पाए जाते हैं? 4 सेट में। तो ऑप्शन बी देखिए, सेट नंबर 1 2 3 4 फिलर गेज कितने सेट में पाए जाएंगे? 4 सेट में पाए जाएंगे, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रेडियस और फिलेट गेज बनाने के लिए, देखिए लिखा ना रेडियस और फिलेट गेज दोनों एक ही बात है, रेडियस गेज को ही फिलेट गेज कहते हैं। तो इसको बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो रेडियस गेज फिलेट गेज ज्यादातर जो हमारे गेज होते हैं ना वो हार्डेंड स्टील के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? हार्डेंड स्टील के। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी है आपका हार्डेंड स्टील शीट। तो जब भी आएगा आपका गेज के बारे में तो ज्यादातर जो हमारे गेज होते हैं वो हार्डेंड स्टील के बनाए जाते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए आपने, टूल स्टील और कार्बन स्टील, ये दोनों तो एक ही बात हो गई ना, हाई कार्बन स्टील के या टूल स्टील के, ये दोनों एक ही बात है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो ऑप्शन तक कभी कभी कर सकते हैं कि भाई टूल स्टील और जो है आपका हाई कार्बन स्टील, टूल स्टील और हाई कार्बन स्टील दोनों का मतलब एक ही है, तो ये सही नहीं हो सकता भाई, ये दो ऑप्शन तो सही होंगे नहीं। फिर मीडियम कार्बन स्टील है तो कभी भी आप मीडियम कार्बन स्टील नहीं यूज करोगे क्योंकि भाई ये जल्दी घिस जाएगी, आपको ऐसी स्टील चाहिए जो जल्दी घिसे नहीं, ठीक है। तो हाई कार्बन स्टील यूज नहीं कर सकते, दोनों सेम ऑप्शन था। अब मध्यम कार्बन स्टील यूज करेंगे तो जल्दी घिस जाएगी। तो बचा क्या आपके पास? हार्डेंड स्टील, मतलब ऐसी स्टील जो हार्ड की हुई हो, हार्ड की हुई मतलब कठोर की गई हो, जो जल्दी घिसे नहीं। क्योंकि भाई आप बार बार जब गेज को किसी जॉब के संपर्क में ले आओगे, हटाओगे तो जब अगर आपका गेज घिस जाएगा तो आपका जॉब सही नहीं आएगी, एक्यूरेसी उसकी सही नहीं आएगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सही लगी हो तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हर बार की तरह ही बोलूँगा। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।